पाकिस्तान क्रिकेट टीम फ़ैन फॉलोइंग खो रही है। पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान बाबर आजम भी किसी हद तक अपनी फ़ैन फॉलोइंग खो रहे हैं। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी रन्स कर रहे हैं वो भी तनकीद की ज़द में हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं वो भी तनकीद की ज़द में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर ऐसे नाम निहाद तजियाकार आ गए हैं जिनको क्रिकेट की समझ बूझ ही नहीं है और बदकिस्मती से फैंस की क्रिकेट फैंस की जो बड़ी तादाद है उन्हें देखती भी है। और इसी चीज़ का डिपेंड होता है कि उन लोगों को जब व्यूवरशिप मिलती है तो लगता है ऐसा है कि उनका जो बयानिया है वो ज़्यादा बेहतर है। ये ऐसे ही है जैसे कहा जाता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जैसे आप जैसे लोगों को सुनेंगे, जिनकी बातों को फॉलो करेंगे, वैसे ही सोच बनेगी। अब पाकिस्तान का मसला क्या है, इसके बारे में सीरियसली कोई बात नहीं करता। पहले ये कहा जाता था कि मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम में आ गए तो पाकिस्तान टीम बेस्ट हो जाएगी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या है, आज तक 35 प्लस रन की एक भी इनिंग्स नहीं खेल सके। फिर कहा गया कि सैम अयूब पाकिस्तान टीम की सारे मसाइल की हल हैं, ख़ास तौर पावर प्ले में। सैम अयूब की नाकामियों की दास्तान आपके सामने है। फिर कहा गया कि उस्मान खान अगर पाकिस्तान टीम में आ जाएं तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मजबूत हो जाएगी। उस्मान खान आ गए लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पहले से भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। फिर कहा गया कि आज़म खान स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन खेलता है, अगर पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में वो आ जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मजबूत हो जाएगी। आज़म खान भी आ गए, 5 रन फी इनिंग्स भी रन्स नहीं कर पा रहे। गेंदों से दुगने रन्स तो दरकिनार, वो गेंदों के बराबर भी रन्स नहीं कर पा रहे। तो इन सारे मसाइल की जो जड़ है वो दर हकीकत हमारी अपनी सोच है। हम चीज़ों को सही रियलाइज़ नहीं करते। मैं आपके सामने कुछ स्टेट्स रख रहा हूँ, जो हक़ायक़ रख रहा हूँ, जिसके बाद आप समझ सकेंगे कि दर हकीकत मसला कहाँ है। हमारी सोच का मसला है या वाकई जैसा कि कहा जाता है कि पाकिस्तान टीम का मसला है, पाकिस्तान के कप्तान का या मैनेजमेंट का। अब मैं आपके सामने पहले मोहम्मद हारिस की इनिंग्स रखता हूँ। अब तक 9 इनिंग्स खेली हैं, जिनमें सिर्फ 3 लगातार इनिंग्स थी जो कि 20 रन से ऊपर थी और हाईएस्ट स्कोर था 31। पहली इनिंग्स इंग्लैंड के खिलाफ खेली, 8 गेंदों पर 7 रन किए, ये उनका डेब्यू मैच था। फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 का मैच खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 गेंदों पर 28 रन। फिर बांग्लादेश के खिलाफ 18 गेंदों पर 31 रन। फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 26 गेंदों पर 30 रन। फिर 12 गेंदों पर 8 रन फाइनल में। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ 11 गेंदों पर 6 रन। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ अगले मैच में 9 बॉल्स पर 15 रन। फिर आखिरी मैच में 3 गेंदों पर 1 रन। उसके बाद उन्हें जो अपने कैरियर का अब तक आखिरी मैच मिला वो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ थी, जिसमें वो पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए। अब तक वो 9 मैचेस खेले हैं, 126 स्कोर रन्स किए हैं, 31 बेस्ट स्कोर है, 14 की एवरेज है, 127 का उनका स्ट्राइक रेट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि ओपनिंग के हवाले से बहुत कह रहे हैं मोहम्मद हारिस कि दर हकीकत हर कोई यहाँ ओपनिंग करना चाह रहा है, ओपनिंग ही सबकी तवज्जो है ओपनिंग करने पर। अगर मुझे ओपनिंग करा दें तो मैं भी बासानी सिफ्टियाँ करूँगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के सारे कामयाब खिलाड़ी क्या एज ए ओपनर खेले हैं? मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता, सिर्फ बाबर आजम और रिजवान की बात कर लेता हूँ। बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम की T20 टीम में ओपनिंग करने से पहले 17 इनिंग्स खेली थी, जिनमें से 15 इनिंग्स नंबर 3 पोजीशन पर, 1 इनिंग्स चौथे नंबर पर और 1 इनिंग्स 5वें नंबर पर। और इन 17 इनिंग्स में 3 50 स्कोर की थी, 48 रन फी इनिंग्स उनकी एवरेज थी, 122 उनका स्ट्राइक रेट था, 86 उनका बेस्ट स्कोर था। और जो पहला मैच खेला था, डेब्यू किया था 7 सितंबर 2016 को मानचेस्टर के मकाम पर इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें 11 बॉल्स पर 15 रन किए थे, नॉट आउट आए थे। उसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान मैच चेस करने के करीब था, उनका पहला मैच था, तो इसलिए उन्हें मुश्किल नहीं आई कि ज़्यादा तेज़ खेलें। अगला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मिला उन्हें तीसरे नंबर पर और 37 गेंदों पर 55 रन किए, नॉट आउट, 6 चौके 2 छक्के लगाए। अपने कैरियर की पहली दोनों इनिंग्स में नॉट आउट रहे और दूसरे ही मैच में 55 रन कर दिए, नॉट आउट। उसके बाद वर्ल्ड 11 के खिलाफ 52 गेंदों पर 10 चौकों 2 छक्कों समेत 165 के स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाए।
उसके बाद अगले मैच में 38 गेंदों पर 45 रन किए, फिर 31 गेंदों पर 48 रन किए, और उसके बाद जो उनके सेकंड लास्ट इनिंग्स थी नंबर 3 पोजीशन पर, उसमें वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड के मकाम पर 172 के स्ट्राइक रेट से 50 रन करने में कामयाब रहे। यानी कि सिर्फ 5 चौके और एक छक्का लगाया, लेकिन उनके जो शॉट्स थे जिसमें सिंगल डबल ट्रिपल कह सकते हैं, तो उनका स्ट्राइक रेट 172 था, 172। और ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब बाबर आजम ने अभी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ओपनिंग तक नहीं की थी। और उसके अलावा एज ए ओपनर जब खेले तो अपने पहले मैच में 13 के बॉल्स पर 17 रन किए, 3 चौके लगाए, और अपने दूसरे मैच में 58 बॉल पर 97 रन नॉट आउट कर दिए। 167 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। फिर अगले मैच में 51 किए, फिर 68 नॉट आउट, और इन लगातार 3 इनिंग्स में 3 50 प्लस इनिंग्स खेली। फिर 45 रन किए, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई के मकाम पर 50 रन किए, फिर 7, 40, 79, 80, 90 रन किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग के मकाम पर 155 के स्ट्राइक रेट से, फिर 23, फिर 65, फिर 100 ऑन चलते रहे। यानी कि हर दूसरी इनिंग्स में वो बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे। और मोहम्मद हारिस 9 इनिंग्स खेलकर एक भी ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सके जो कि 31 रन से बड़ी इनिंग्स हो, और आखिरी मैचेस में उनका हाल आपके सामने है। उसके बावजूद मुतालबा ये है कि उन्हें ओपनिंग दी जाए। किस बुनियाद पर? आपकी इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कि आपने 14 रन फी इनिंग्स बनाए हैं, आपका स्ट्राइक रेट 127 है। किस बुनियाद पर? ये मुझे समझ नहीं आती है कि हमारे यहाँ एक नई मंतक बन गई है कि हर नाकाम खिलाड़ी जब पाकिस्तान टीम में नहीं आते तो कहते हैं कि जी मुझे जिस पोजीशन पर भी खिलाया जाए मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। आजकल फ़खर जमान भी ये कहते हैं, आजकल आज़म खान भी ये कहते हैं, माजी करीब में अहमद शहजाद भी ये कहते रहे हैं। लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है, नहीं जी हमें ओपनिंग नहीं मिली इस वजह से परफॉर्म नहीं कर सके। उमर अकमल कहते हैं कि मुझे 1 डाउन पोजीशन नहीं मिली इसलिए परफॉर्म नहीं कर सका। मोहम्मद हारिस कहते हैं मुझे ओपनिंग नहीं मिली इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर सका। तो नाकामी के फिर जवाब होते हैं। कामयाब इंसान कभी मुंह से नहीं बोलता, दुनिया उसके लिए बात करती है। अब आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर। मोहम्मद रिजवान पहले से 8वें, 9वें, 7वें, 6ठे, 5वें हर नंबर पर खेल रहे थे। अब 2020 के दौरान न्यूजीलैंड में ये हुआ कि फ़खर जमान को कोविड-19 की एक मसला चल रहा था, बुखार हो गया, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया स्क्वाड से। बाबर आजम वहाँ जाकर अनफिट हो गए, तो पाकिस्तान के पास दूसरा ओपनर नहीं था। तो एक मुश्किल कंडीशन में फ़ैसला किया गया कि मोहम्मद रिजवान को एज ए ओपनर लाया जाए। और मोहम्मद रिजवान ने जो पहला मैच खेला उसमें 17 गेंदों पर 17 रन किए एज ए ओपनर। ये कोई बड़ी कारकर्दगी नहीं थी, लेकिन टॉप 4 बल्लेबाजों में सबसे ज़्यादा रन थे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक 0 पर आउट हुए थे, हैदर अली 5 गेंदों पर 3 रन करके आउट हुए थे, और मोहम्मद हफीज़ पहली गेंद पर 0 पर आउट हुए थे। ये टॉप 4 बैट्समैन थे। उसके बाद अगले मैच में 20 गेंदों पर 22 रन किए, जो कि टॉप 3 में सबसे ज़्यादा रन थे, क्योंकि दूसरे ओपनर हैदर अली 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हुए थे, और अब्दुल्ला शफीक 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर चलते बने थे। इसके बाद एज ए ओपनर जो मोहम्मद रिजवान का तीसरा मैच था, उसमें वो 89 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर पाकिस्तान को क्लीन स्वीप की खिफत से बचाने में कामयाब रहे। 10 चौके और 3 छक्के लगाए, 150 का स्ट्राइक रेट था। फिर उसके बाद अगले मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज़ में 162 के स्ट्राइक रेट से 64 गेंदें खेली, 6 चौके, 7 छक्के लगाए, और 104 रन नॉट आउट बनाए। पहले विकेट कीपर बने पाकिस्तान के, जो कि सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। उसके बाद अगले मैच में फिर 51 किए, लगातार 3 मैचेस में 50 प्लस इनिंग्स, 2 50 1 सेंचुरियाँ। फिर 42 रन किए, फिर साउथ अफ्रीका गए और जोहान्सबर्ग के मकाम पर 50 गेंदों पर 74 रन बनाए, नॉट आउट रहे। 9 चौके, 2 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट रहा। अगले मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन सेंचुरियन में एक बार फिर 73 रन की एक और धुआंधार इनिंग्स खेली। फिर 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मकाम पर 82 रन की एक और शानदार इनिंग्स खेली। फिर 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फिर 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ये उनकी परफॉर्मेंस है। और हम सिर्फ एक 31 रन की इनिंग्स को उसकी वीडियो चलाकर उस बंदे ने ये कर दिया था, उस बंदे ने ये कर दिया था, हम हारिस को अभी तक हीरो बना रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान को देख लें, बाबर आजम को देख लें, इनकी परफॉर्मेंस में मुस्तकिल मिजाजी थी, कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं।
और इन्हीं की वजह से हमने ये ओपनिंग जोड़ी तोड़ी है। लेकिन ना ही सैम अयूब परफॉर्म कर सके, ना ही मोहम्मद हारिस परफॉर्म कर सके। जिन लोगों को इस हवाले से ज़रा ख्याल था तो वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ शारजा वाली सीरीज़ निकाल लें। ना उस सीरीज़ में मोहम्मद रिजवान थे, ना बाबर आजम थे, सैम अयूब और मोहम्मद हारिस ओपनिंग कर रहे थे। तो पाकिस्तान का क्या हशर हुआ था वो शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं भूला। उम्मीद है कि जो शायकीन क्रिकेट हैं इस बात को समझने की कोशिश करेंगे और सच्ची बात करेंगे, बजाय इसके कि अपनी फेवरेटिज़म पर जाएं। जो हक़ायक़ हैं वही बयान करने चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर वो होता है जिसकी आप सिर्फ सोचते हैं ये अच्छा कर सकता है। वो तो हर कोई सोचने में, ख्वाबों पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि बंदा जब पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्मेंस दे कर दिखाए फिर बात की जाती है। यहाँ पर उल्टी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस नहीं होती है, ब्लेम किया जाता है कि जी मुझे एतमाद नहीं दिया गया, मुझे ओपनिंग नहीं दी गई, फ़लाँ फ़लाँ। तो इन चीज़ों से पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के शायकीन को निकलना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकेगी। उम्मीद है कि आप हक सच का साथ देंगे और कम से कम सच बोलने और सच सुनने की हिम्मत पैदा करेंगे।